दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख एससी स्ट्राइक्स डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाट ग्राउंड डिड द वर्डिक्ट रिलाई अपॉन के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए वर्तमान राजनीतिक प्रणाली को दोष देते हैं। अक्सर अखबारों, न्यूज़ चैनल्स में भी ऐसी खबरें आती रहती हैं जो हमारी इस सोच की पुष्टि करती हैं। लेकिन क्या राजनीति से इतर राज्य की परिकल्पना संभव है? शायद नहीं। तभी तो अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अगर हम इसे सच मानकर चलें तो हमारे लिए ये और जरूरी हो जाता है कि हम राजनीतिक सुधारों की ओर मजबूती से कदम बढ़ाएं। इन राजनीतिक सुधारों की जब भी बात होती है, सबसे पहली चर्चा चुनावी फंडिंग को लेकर उठती है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा तबका मानता है कि अगर राजनीतिक प्रणाली में चुनावी फंडिंग को लेकर कोई पारदर्शी, विश्वासी सिस्टम बनाने में हम कामयाब हो जाते तो राजनीति प्रणाली की बहुत सी खामियों को दूर करने में हम सक्षम हो जाते। इसी दिशा में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। संविधान सिर्फ इसलिए आंखें नहीं मूंद लेता कि इसके दुरुपयोग की आशंका है। ये कथन कहते हुए उच्चतम न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया। पिछले 6 वर्षों से अपनी शुरुआत के साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड हमेशा विवादों में रहा है। इसी के तहत कई एनजीओ और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अंततः 6 वर्षों बाद कोर्ट का निर्णय आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट के इस निर्णय के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? कोर्ट ने इसे किस आधार पर असंवैधानिक कहा है? कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं? क्या इस फैसले से कोर्ट ने सच में चुनावी सुधार का मार्ग प्रशस्त कर कोई नया रास्ता सुझाया है, या इस फैसले के बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई है? इन सबसे इतर सबसे अहम सवाल तो ये है कि इस फैसले के बाद अब आगे की राह क्या होनी चाहिए। आज की अपनी इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पहले हम जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का धन उपकरण है जिसका उद्देश्य चुनावी फंडिंग को विनियमित करना था। हालांकि यह बॉन्ड की तरह काम नहीं करता, यानी इस पर ब्याज नहीं मिलता। इसे वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और यह वर्ष 2018 में लागू हुआ। बॉन्ड दानदाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता था। इसे केवल सरकार द्वारा अधिकृत भारतीय स्टेट बैंक के 29 ब्रांचों से ही खरीदा जा सकता था। भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करता है। हालांकि इसके माध्यम से कितने बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं थी। यह जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिवसों के लिए ही यह वैध होता है। केवल डिजिटल और चेक के माध्यम से ही इसे खरीदा जा सकता था। यही कारण है कि सरकार का तर्क था कि इसके काले धन के राजनीति में अंतर प्रवाह पर रोक लगेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये जानने के बाद चलिए जानते हैं कि कोर्ट ने इसे किस आधार पर असंवैधानिक करार दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए कोर्ट ने कई तर्क प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहला तर्क है कि इसके तहत दिए जाने वाले गोपनीय चुनावी चंदे संविधान के अनुच्छेद 19 के 1A के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। यानी चुनावी फंडिंग कैसे हो रही है, यह जानना मतदाता का अधिकार है। इस संबंध में न्यायालय ने तर्क दिया है कि किसी राजनीतिक दल की फंडिंग
कहां से हो रही है, ये वोटर्स के वोट देने की स्वतंत्रता के प्रभावी निर्णय के लिए आवश्यक है। चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड वोटर्स के इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता था, इसलिए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अपने इस तर्क के द्वारा कोर्ट ने 2002 के एडीआर बनाम भारत संघ और 2003 के पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामलों पर एक बार फिर मुहर लगाई है। इन मामलों में शीर्ष अदालत ने कहा था कि मतदाताओं को सूचना का अधिकार है और यह उनके वोट देने की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। यह फैसला देते हुए कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ऐसा करना दानकर्ताओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि निजता का अधिकार केवल उन योगदानों तक ही सीमित है जो सार्वजनिक समर्थन के लिए किए जाते हैं, न कि उन योगदानों तक जो किसी राजनीतिक दल की नीतियों को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का रिकॉर्ड बनाए रखने से छूट देने को भी संविधान के अनुच्छेद 19 के 1A के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से काले धन के रोक के प्रयास को भी असंगत माना। कोर्ट का कहना है, इससे काले धन के प्रसार पर अंकुश नहीं लगता, बल्कि यह काले धन को बैकडोर के माध्यम से व्हाइट मनी में बदलने का जरिया बन चुका था। कोर्ट का यह भी तर्क था कि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान की अनुमति देकर राजनीतिक या चुनावी फंडिंग के लिए काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाना आनुपातिकता के परीक्षण में विफल रहा है। इसका अर्थ यह है कि काले धन को रोकने के नाम पर सरकार ने मतदाताओं के अधिकार को प्रतिबंधित किया, जो कि उचित कदम नहीं था। कोर्ट का कहना था कि इसके अलावा ऐसे उपाय अपनाए जा सकते थे जिससे मतदाता अधिकारों का उल्लंघन न हो। कोर्ट का यह भी तर्क है कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों से दानकर्ताओं की जानकारी गोपनीय रखने में सक्षम नहीं है। इसके साथ ही यह बॉन्ड कॉरपोरेट और सरकार के गठबंधन को मजबूत बनाकर क्रॉनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है, न कि उसका तोड़ निकालता है। चूंकि असीमित चंदा कॉरपोरेट अपने लाभ के लिए देते हैं, यानी इससे सरकार गठन के बाद सरकारी नीतियों के प्रभावित होने की गुंजाइश बनी रहती है। ऐसे में यह न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन है, बल्कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। साथ ही इसमें लोकतंत्र के मूल में व्याप्त एक व्यक्ति एक वोट को भी धक्का लगता है। अब सवाल उठता है कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न केवल इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, बल्कि इसके साथ ही इससे जुड़े कई संशोधन भी रद्द कर दिए हैं। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च करने से पहले वित्त अधिनियम 2017 द्वारा कई अन्य कानूनों में संशोधन किए गए थे। इस वित्त अधिनियम के पारित होने से पहले राजनीतिक दलों को बिना किसी अपवाद के 20,000 रुपए से अधिक के सभी दान देने की घोषणा करने और कराधान के लिए 20,000 रुपए से अधिक के सभी दान का रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता थी। इसके अलावा एक कंपनी एक वित्तीय वर्ष में किसी राजनीतिक दल को पिछले 3 वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का अधिकतम 7.5% तक ही योगदान कर सकती थी। लेकिन वित्त अधिनियम 2017 ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया। इन संशोधनों ने कंपनियों के लिए दान की सीमा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान की घोषणा करने और उसका रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता को भी हटा दिया। यानी अब वित्त अधिनियम 2017 के पारित होने से पहले की मौजूदा यथास्थिति को बहाल कर दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के सी के तहत सभी राजनीतिक दलों को एक वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त दान का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट द्वारा उन्हें 20,000 रुपए से अधिक के सभी दान की घोषणा करनी होगी। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि ये पैसे व्यक्तिगत व्यक्तियों से प्राप्त हुए हैं या कंपनियों से। इसके साथ ही आयकर अधिनियम 1961 के तहत
अब राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक प्राप्त सभी योगदानों का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक होगा। इन सब के इतर अब कंपनियों के दान पर भी पूर्व में व्याप्त सीमा लागू हो जाएगी। इससे शेल कंपनियों के बोगस फंडिंग पर भी रोक लगेगी। साथ ही कॉरपोरेट गवर्नमेंट गठजोड़ कमजोर होगा। अब कंपनी अधिनियम की धारा 182 के 3 के तहत कंपनी को किसी भी राजनीतिक दल को दी गई किसी भी राशि का खुलासा करना होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें दान की गई राशि और प्राप्तकर्ता पार्टी के नाम का विवरण भी देना होगा। इससे चुनावी फंडिंग में भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। चलिए अब समझते हैं इन फैसलों के मायने क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरों का विस्तार किया है। इस निर्णय ने यह साफ किया है कि आरटीआई अधिनियम के 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य पारदर्शिता और जवाबदेही है और उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस कदम ने यह उम्मीद जगाई है कि आने वाले समय में राजनीतिक दल भी सूचना के अधिकार के दायरे में आएंगे। तो वहीं इसने एक बार फिर चुनाव में क्रॉनी कैपिटलिज्म का मुद्दा उजागर कर इसे एक बार फिर आम बहस का मुद्दा बनाकर जनता को जागरूक करने का काम किया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर द्वारा यह साफ किया है कि अप्रैल 2019 के कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद जितने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं, चुनाव आयोग उसकी जानकारी को सार्वजनिक करे। साथ ही प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिले चुनावी चंदे के डाटा को सार्वजनिक करे। इससे मतदाता जागरूक होंगे और एक बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे। लेकिन माननीय न्यायालय ने कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं सुझाया है, बल्कि पूर्ववत स्थिति को बरकरार रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। गौरतलब है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ईसीआई यानी भारतीय चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थाओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर पहले ही सवाल उठाए थे। इस मामले पर आरबीआई का कहना था कि अनधिकृत और गैर संप्रभु संस्थाओं को वाहक बॉन्ड जारी करने की अनुमति देना गलत कदम है। साथ ही यह योजना मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगी। वर्ष 2017 में भारतीय चुनाव आयोग ने भी कानून मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में चेतावनी दी थी कि चुनावी बॉन्ड अवैध दान को छिपाने में मदद करेंगे और अपने काले धन को सफेद करने के लिए फर्जी कंपनियों को बढ़ावा देंगे। न्यायपालिका और स्वतंत्र संस्थाओं के तर्कों के माध्यम से ये तो साफ हो गया है कि यह योजना पारदर्शिता और भ्रष्टाचार दोनों ही कसौटियों पर फेल रही है। ऐसे में हमें चुनावी पारदर्शिता, राजनीतिक समानता बढ़ाने और क्रोनी कैपिटलिज्म तथा भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को रोकने के लिए नए वैकल्पिक मार्ग तलाशने होंगे। लेकिन इन वैकल्पिक मार्गों को तलाशने से पहले हमें यह समझना होगा कि चुनावी निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए हमें न केवल फंडिंग का विनियमन करना होगा, बल्कि खर्चे पर भी नियंत्रण स्थापित करना होगा। साथ ही पारदर्शिता भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो पार्टियों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेजों की जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी सीएजी द्वारा कराए जाने के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। इसे चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित किसी निकाय को सौंपा जा सकता है। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 या आरटीआई के दायरे में लाने के प्रावधान पर भी लागू करने पर विचार करना चाहिए। आरटीआई के तहत दानकर्ताओं की जानकारी सार्वजनिक करने के प्रावधान लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। इस संबंध में हम दूसरे देशों से भी प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में विभिन्न दाताओं पर अलग अलग तरीके के विनियमन लगते हैं, जबकि ब्रिटेन में व्यय सीमा आरोपित की गई है। हम विभिन्न देशों में अपनाई जा रही सार्वजनिक फंडिंग की प्रक्रिया की ओर भी बढ़ने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इन सबसे इतर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मतदाता जागरूकता पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। यदि मतदाता स्वयं उन उम्मीदवारों और दलों को अस्वीकार कर दे जो अधिक खर्च करते हैं या उन्हें रिश्वत देते हैं, तो लोकतंत्र खुद ब खुद सुदृढ़ हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा को विराम देते हुए
नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय के इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए निर्णय के आलोक में समझाएं कि चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।